सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने के बाद आज हम यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस बुक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है अभी तक की, जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ी है उसमें से जो बहुत ही अच्छी अगर कुछ कोई बुक अगर लगी है तो ये नवल रविकांत की ये जो बुक है द अल्मानेक ऑफ नवल रविकांत, वो मुझे लगी है। और इसका अप्रोच भी आप देखिए, मतलब ये जो बुक है वो पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन जो है वो फ्री में डाउनलोड अगर आपको करनी है तो भी आपको लीगली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक मतलब उन्होंने जो अपना नॉलेज है, अपना जो हार्ड वर्क उन्होंने जो इस बुक के अंदर डाला है, वो सारा का सारा यहाँ पे उन्होंने फ्री अवेलेबल करवाया है सबके लिए। तो अगर आप चाहो तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में अवेलेबल हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक में। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरली हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला है वेल्थ और दूसरा जो पार्ट है वो है हैप्पीनेस के ऊपर। तो पार्ट 1 वेल्थ, तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना कि उसके जितने भी मेन पॉइंट्स है, आइडियाज़ है, वो सारे आइडियाज़ को हमने एक जगह पे कंपाइल किया है एक ही स्लाइड के अंदर। और आगे पीछे हमने 2-3 कोट्स भी रखे हुए हैं जो मुझे लगे कि थोड़ा डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो अगर वेल्थ के बारे में अगर हम चाहे कि यहाँ पे नवल रविकांत हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे एक कोट उन्होंने बोला है कि मेकिंग मनी इज़ अ स्किल यू लर्न। मतलब अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, तो वो एक स्किल है कि जो हमें सीखना है। कि अभी वो स्किल जो है ना वो हमेशा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सीख सकते हैं, या तो हमारा नॉलेज से, या तो हमारी कोई स्किल है उससे हम नॉलेज जो है वो हमारा बढ़ा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आगे और भी बात करेंगे। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि अर्न विथ योर माइंड नॉट विथ योर टाइम। अभी इसका जो एलेबरेट वर्जन जो है वो भी हम आगे की स्लाइड में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बट ये है भाई, जो कोड्स मुझे जो थोड़े इंटरेस्टिंग लगे वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। फिर अगर हम वेल्थ के ऊपर उतने उन्होंने जितने भी आइडियाज़ डिस्कस किए हैं उसमें से जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्रिस्प एक ही स्लाइड बनाया है उसके लिए। और यहाँ पे जो एक एक लाइन है ना उसमें हम आराम से बहुत ही डीप में भी जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सीक वेल्थ नॉट स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है कि हमें वेल्थ जो है ना उसको अक्यूमुलेट करना है, ना कि हमें स्टेटस दिखाना है। मतलब लोगों को हमें ये नहीं दिखाना है कि देखो मेरे पास भी ये फ़ोन है, मेरे पास भी ये लैपटॉप है, मेरे पास ऐसी कार है, मेरा देखो घर कैसा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इतना फोकस नहीं करना है। मतलब हमारा जो स्टेटस है ना उसको लेके हमें इतना फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए वेल्थ को अक्यूमुलेट करने में, हमारा फोकस होना चाहिए वेल्थ बिल्डिंग में। अभी वेल्थ और स्टेटस के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिफरेंस क्या है। तो जैसे एक बुक के अंदर उन्होंने लाइन लिखा है कि वेल्थ जो है ना वो क्या है कि एसेट है, कि जो जब हम सो रहे होते हैं ना तभी भी वो हमारे लिए पैसा बनाता है, उसको बोलते हैं वेल्थ। जबकि दूसरा जो है वो मनी, या तो लेट्स हम स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेटस क्या है ना कि हम दिखाते हैं लोगों को कि देखो मेरे पास ऐसा ऐसा है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे, जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल्थ वर्सेस मनी। अभी इसका मतलब ही यही है कि वेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वो है एसेट, और जब हम मनी की बात करते हैं तो वो क्या है, सिर्फ एक टूल है कि जहाँ पे लेट से अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो हम कुछ सर्विसेज या तो प्रोडक्ट्स या तो ऐसा कुछ चीज़ जो है वो हम खरीद सकते हैं इन दी एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमें ये जो दो आइडियाज है ना कि वेल्थ और मनी, ये दोनों अलग अलग सेपरेट चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आइडिया क्या उन्होंने बोला है कि डू नॉट सीक्रेटली डिस्पाइस वेल्थ। अभी इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी लेट से हम किसी भी कोई पैसे वाले इंसान को हम देखते हैं तो हमें पहला ख्याल जनरली हमें ये आता है कि भाई ये पैसा जो उसने बनाया ना कुछ ना कुछ उसने गलत उल्टे सीधे धंधे करके बनाया होगा, सही तरीके से नहीं बनाया होगा। ऐसा हमें बहुत बार ऐसा ख्याल आता है दूसरों को जब हम देखते हैं उतने पैसे जब उनके पास होते हैं तब। तो ये हमें नहीं करना है। भले ही उसने जो भी किया होगा हमें नहीं पता है, बट ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर बंदे ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लेजिटिमेट वे में भी पैसा कमाया है, वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट किया है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं पैसा जो है वो बुरी चीज़ है, इतना पैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो मतलब यहाँ पे नवल रविकांत का भी आइडिया वही है कि अगर आपको सीक्रेटली अगर आप डिस्पाइस करते हो वेल्थ को, तो वेल्थ जो है ना वो भी आपके पास नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको रिच बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आप अपना जो टाइम है ना उसको रेंट करके नहीं बन सकते हो। आपको क्या करना है, यू मस्ट ओन इक्विटी। मतलब आपको किसी बिजनेस के अंदर, किसी धंधे के अंदर आपकी कुछ भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो या तो किसी और तरीके से हो। बट यहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि यू मस्ट ओन अ पीस ऑफ इक्विटी इन अ बिजनेस, लेट्स से इफ यू वांट टू गेट रिच। तो ये एक चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर
आप बिज़नेस को ओन नहीं करते हो, लेट्स से आपके पास कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है या तो किसी बिज़नेस के अंदर थोड़ा-सा पार्ट भी नहीं आप ओन करते हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि जहाँ पे आप अपना जो टाइम है उसको रेंट करते हो और उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या होगा ना कि योर इनपुट्स विल बी इक्वल टू योर आउटपुट। इसका मतलब कि आपने जितने आवर्स उसमें डाले हैं, उतना ही आपको आउटपुट वहाँ पे मिलने वाला है। मतलब जितने घंटे आपने काम किया, उसके हिसाब से आपको अपनी सैलरी या तो आपका जो भी मनी कंपोनेंट है, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लेट्स से जब आप किसी बिज़नेस या तो किसी ऐसे पर्टिकुलर एडवेंचर के अंदर जब आप इक्विटी में आप अपना इक्विटी जब लेते हो वहाँ पे, तो ऐसे टाइम पे आपके इनपुट और आपके आउटपुट डायरेक्टली लिंक नहीं होते। मतलब लेट्स से आप अगर हम स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में भी देखें, तो वहाँ पे लेट्स से बहुत सारे बिज़नेसेस लिस्टेड हैं और वहाँ पे लेट्स से अगर आपने किसी एक स्मॉल बिज़नेस या तो स्मॉल कैप के अंदर आपने अपना पैसा जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे लगाया है, अभी आपने वहाँ पे कैपिटल अपना डाला है, उसके बाद आपका और कुछ एफर्ट नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना, जैसे हम देख सकते हैं कि आपका इनपुट जो पैसा था वो आपने लगा दिया, उसके बाद आपका आउटपुट क्या होगा। तो अगर वो बिज़नेस अगर अच्छे से परफॉर्म किया तो आपके पैसे 10x 20x 100x भी वहाँ पे हो सकते हैं। मतलब आपका जो इनपुट है ना वो आउटपुट से कंप्लीटली अनरिलेटेड होने वाला है यहाँ पे। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें अगर हमें रिच बनना है तो हमें किसी बिजनेसेस के अंदर हमें हमारा जो इक्विटी है वो वहाँ पे होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने बोला है स्पेसिफिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। अभी स्पेसिफिक नॉलेज की यहाँ पे उन्होंने कुछ एक डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, बट एक उन्होंने बोला है कि इसको क्या हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उनके हिसाब से स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज मतलब कि ये एक ऐसा नॉलेज कि जो आपको आप ट्रेन नहीं हो सकते उसके बारे में। मतलब स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में आप उसको मतलब दुनिया जो है ना वो आपको ट्रेन नहीं कर सकती। अगर वो आपको ट्रेन कर सकती है तो उसका मतलब ये है कि वो आज नहीं तो कल वो कंप्यूटर या तो किसी मशीन के अंदर भी वो सारी चीज़ें डाल के उसको भी वो ट्रेन कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक नॉलेज को हम ऐसे ट्रेन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक नॉलेज जनरली क्या होता है कि जहाँ पे आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वहाँ जहाँ पे और कोई बंदा वहाँ पे आपके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकता है। मतलब इतना आपके उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपकी जो नॉलेज है वो है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। और उस स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे आपको आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा कि आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में भी कैसे कैसे बिजनेसेस करोगे। या तो लेट्स से अगर आपने कहीं पे अपना कंसल्टेंसी सर्विस अगर आपने प्रोवाइड किया है तो वहाँ पे भी आप कैसे उनके बिजनेसेस के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो और वहाँ से पैसा कमा सकते हो। फिर है अकाउंटेबिलिटी, बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर मैं बात करूँ तो, कि जो बहुत ही कम बुक्स जो है ना वो इसके बारे में डिस्कस करती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि जहाँ पे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमें पता जनरली रहता ही है। बट तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम एक कि हमने जो भी एक्शन लिया है तो उसका क्या आउटकम आएगा, उसकी हम एक अकाउंटेबिलिटी हम खुद के ऊपर लेते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर लेट्स से मैंने ये चीज़ किया तो ये होगा, तो अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर हुआ तो भी इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी अब हमें लेना चाहिए। लेट्स से अगर आपने कोई बिजनेस में पैसा रखा था और वहाँ पे वो बिजनेस लेट्स से डूब गया, तब भी वो आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये जो मेरा जजमेंट था, मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो गलत था। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको पहले तो ब्लेम अगर करना है तो वो हमें अपने आप को ही करना है क्योंकि डिसीजन भी हमारा था। तो इसी को ही हम यहाँ पे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जो हर एक बंदे के लाइफ में होनी चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने बोला है कि लेवरेज, कि जहाँ पे 3 टाइप ऑफ लेवरेज उन्होंने बोला है कि अगर आपको रीच होना है, पैसे वाला होना है, तो किस टाइप के लेवरेजेस जो है वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप जो है वो आगे बढ़ सको लाइफ के। तो पहला तो जो उन्होंने बोला है वो लेबर है। फॉर एग्जांपल किसी एक बिज़नेस है तो वहाँ पे हम 4-5 लोगों को, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बिज़नेस, कि जहाँ पे लेट्स से अगर आपने 4-5 लोग या तो फिर 50 लोग, 5,000 5 लाख लोगों को भी लेट्स से अगर आपने एम्प्लॉय किया है, तो वो जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो एक टाइप का लेवरेज है, मतलब लेबर का लेवरेज है वहाँ पे। फिर दूसरे टाइप का लेवरेज है कि जहाँ पे मनी मतलब कैपिटल, मतलब लेट्स से अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसा लगाया, आपका जो कैपिटल था वो आपने वहाँ पे लगाया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ लेवरेज। और तीसरा क्या है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि परमिशन लेस टाइप ऑफ लेवरेज, मतलब कि जहाँ पे हमें किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेनी है। और उसके एग्जांपल्स क्या है कि जहाँ पे लेट्स से कोड हो गया, फिर बुक्स हो गई डिजिटल, जैसे आजकल तो डिजिटल बुक्स भी आती है, फिर वहाँ पे लेट्स से पॉडकास्ट हो गया या तो कोई यूट्यूब का वीडियो जैसे अभी हम कर रहे हैं,
तो ये सारे एसेट्स कैसे हैं कि जहाँ पे आपको किसी भी तरह का परमिशन किसी की लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज सम फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्मेट, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको ये जो 3 तरह के लेवरेज है उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा लेवरेज यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और बेस्ड ऑन दी लेवरेज यू शुड वर्क। तो यहाँ पे यही जो हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है, आपको पैसे वाला बनना है, तो ये सारे लेवरेजेस हमें लेने होंगे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। हमने वेल्थ वर्सेस मनी का भी जो डिफरेंशिएशन है ना, वो भी पता होना चाहिए। फिर हमें वेल्थ को डिस्पाइस नहीं करना है। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चले, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लर्न टू सेल एंड बिल्ड। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती है, मतलब लेट्स से अगर आपको कंप्यूटर साइंस का अच्छा नॉलेज है, आप लेट्स से एंड्रॉयड या तो आईओएस के अंदर एप्लीकेशंस बना सकते हो। आपको ये तो पता है कि आपको बिल्ड कैसे करना है, मतलब लेट्स से आईओएस के अंदर या तो एंड्रॉयड के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है या तो कोई गेम है जो आप बना सकते हो खुद के दम पे। फिर दूसरा पार्ट क्या है ना कि अभी आपको उसको सेल कैसे करना है, मतलब मार्केट में आपको जब उसको सेल करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी एप्लीकेशंस को बाय करें, तो वो कैसे करना है। अगर ये दो चीज़ अगर लेट्स से अगर आपको पता है, तो यहाँ पे नवल रविकांत ऐसा बोलते हैं कि यू विल बी अनस्टॉपेबल। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला है, गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स इट स्केल। मतलब कि यहाँ पे वो हमें कहना चाहते हैं कि सोसाइटी को क्या चाहिए, वो पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हमारी होनी चाहिए। और उसके बाद उसको हमें एकदम स्केल के ऊपर, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्केल के ऊपर, मतलब लेट्स अगर आपने एप्लीकेशन अगर कोई बनाया है, तो वो पूरे इंडिया में हर जगह पे लेट्स से प्ले स्टोर हो गया या तो ऐप स्टोर हो गया, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। मतलब एट स्केल हम वो सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तब जाके हम रीच होंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है कि वर्क इज हार्ड एज यू कैन। मतलब आपसे जितना हो सके उतना हार्ड आपको काम करना है। मतलब हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें मजदूरी करनी है। मतलब हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, बट हमारा वर्क जो है वो स्मार्टली भी होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि हम किसके साथ काम करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा यहाँ पे उनका बोलना है। तो हम जैसे लेट्स से अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा को फाउंडर कैसा है, और अगर लेट्स से हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमारे कलीग्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उतनी ही मैटर करती हैं, ऐसा यहाँ पे नवल रविकांत का कहना है। फिर उन्होंने एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी है कि एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन तो हर जगह पे है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी बिजनेस इस टाइम पे नहीं होगा कि जहाँ पे हमें कंपटीशन ना मिले। बट अगर हमें उस कंपटीशन से बाहर आ जाना है कम्प्लीटली, और हमें एक फॉर्मिडेबल प्लेयर बनना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो हमें चाहिए ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब कि जैसा हम हैं एक्चुअली में हम हैं, और हम मतलब कंपटीशन हमें डिफाइन नहीं करता है कि हमें कैसा होना चाहिए। तो ऐसे आपको कंपटीशन से बाहर आके आपको ऑथेंटिक एक वर्क करना है, तब जाके पीपल जो है वो कस्टमर जो है वो हमारा वर्क को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर है फाउंडेशंस आर क्रिटिकल। मतलब लेट्स से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी फाउंडेशन जो है ना वो क्रिटिकल होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हमें इवोल्यूशन एज अ सब्जेक्ट में अगर मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे नवल रविकांत हमें क्या बताते हैं कि आपको स्टार्ट करना चाहिए चार्ल्स डार्विन की जो किताब है ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो वो बुक जो है ना वो फाउंडेशनल है, कि जहाँ से बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने वहाँ पे अपना जो कमेंट्री है वो रखा है। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड डॉकिंस की बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, बट ऑल दोज बुक्स आर बेस्ड ऑन दी वन सिंगल बुक विच वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन विच वॉज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे नवल रविकांत का हमें कहना ये है कि हमें फाउंडेशन जो है ना वो क्रिटिकल, मतलब फाउंडेशन जो है ना वो सॉलिड होना चाहिए। जो सोर्स है ना वहाँ से पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें बाकी के जो ऑथर्स है उनकी जो कमेंट्री है वो हमें देखनी है। फिर उन्होंने क्या बोला है, प्ले लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सम गेम्स। मतलब जो स्टेटस जैसे हमने देखा ना, तो वो जीरो सम काइंड ऑफ गेम है। मतलब वहाँ पे कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा है, ना कि सामने वाले को भी कोई फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म गेम विथ पीपल वो आर अकाउंटेबल और पॉजिटिव सम गेम खेलना है। मतलब अगर लेट्स से अगर आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे जो को-फाउंडर है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए कि जितना हमें मिलता है। प्लस लेट्स से अगर हमारा कोई कस्टमर है या तो कोई क्लाइंट है, तो उसके पास भी जो वो पैसा हमें देता है, उसके सामने जो हम सर्विसेज या तो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे पॉजिटिव सम गेम हो, मतलब विन विन सिचुएशन होना चाहिए दोनों पार्टी की तरफ से। फिर है कि डू थिंग्स फॉर देयर ओन सेक। मतलब कि
आपको ऐसे काम करना है कि जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, उसके लिए ही आपको करना है। डू थिंग्स फॉर द ओन सेक, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। दैट वे यू विल डू योर बेस्ट। मतलब जब हमारे पास कोई ऐसा मेंटल पे अगर कोई लोड नहीं रहता है, ऐसे टाइम पे हम हमारा जो बेस्ट है ना, वो वहाँ पे हम दे पाते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि गेट पेड फॉर योर जजमेंट, मतलब काम जो है ना वो तो सब कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री बनाई है, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस आप वहाँ पे आप जो है वहाँ पे काम करोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर उस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है, तो उनकी जो कैलिबर है, उनका जो इंटेलिजेंस है, वो उतना ही है कि जहाँ पे वो जो एक मजदूरी वाला जो काम है वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि आपको आपकी जजमेंट जो है उसके लिए आपका जो पेमेंट हो, आपका पेमेंट या तो आपका वेल्थ आपका बढ़ना चाहिए। ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। मतलब आपका जो जजमेंट है ना उसके बेस पे हमें पैसा कमाना है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि अवॉइड बिजनेस मैगजीन्स एंड बिजनेस क्लास, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस जो है ना, मतलब उसको आप बिजनेस मैगजीन्स पढ़ के आप नहीं सीख सकते हो। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर मेंटल मॉडल्स के बारे में भी उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपको मेंटल मॉडल्स बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने एक ही चीज़ बोला है और वो है रीड 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 रीड। ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने बोला है। उन्होंने चार्ली मंगर के बारे में भी बात किया है कि कैसे उन्होंने अपने मेंटल मॉडल्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वहाँ पे गैदर किए हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि लेट्स से अगर आप कहीं पे डिसीजन लेना चाहते हो और आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, तो ऐसे टाइम पे अगर हमें डिसीजन लेना है, तो अगर हम 100% अगर हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो उन्होंने बोला है कि आपका जो डिसीजन है वो है नो। फिर उन्होंने क्या बोला है कि रीड व्हाट यू लव एंड देन यू विल लव व्हाट यू रीड। मतलब इनिशियली बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि मुझे ये जो बुक्स वगैरह है वो पढ़ना इतना पसंद नहीं है, बट हर बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट होता है कि जिसके बारे में वो जानना चाहता है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे लेट्स से बंदा जो है उसको कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है, तो इनिशियली आप उससे स्टार्ट करो। मतलब कॉमिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, फिक्शन पढ़ना स्टार्ट करो, और फिर धीरे धीरे आपका जो भी इंटरेस्ट है, लेट्स से किसी का इवोल्यूशन में, किसी का रिलीजन, किसी का स्पिरिचुअलिटी में, किसी का बिजनेस के अंदर, किसी का लॉजिक के अंदर, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स, साइंस, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बट इनिशियली आपका जो भी इंटरेस्ट है वहाँ से आप स्टार्ट करो, चाहे फिक्शन ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने क्या बोला है, लेट्स से अगर हम नॉन फिक्शन के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ, तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जो क्रिटिकल है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वो एम्फेसिस करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थियरी, पर्सुएशन, एथिक्स, मैथ्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पढ़नी चाहिए, ऐसा यहाँ पे वो बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि अगर हमारे लाइफ में जो 3 मेजर डिसीजन होते हैं ना, वो भी हमें, मतलब वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उसके बाद हमें वहाँ पे एक्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर, वू एंड व्हाट, मतलब कि वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ पे रहते हो या तो कहाँ पे रहना चाहते हो, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, लेट्स से अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि एक एआई जो अभी चल रहा है, तो उसका एक एपिसेंटर जो है ना वो यूएस के अंदर है। मतलब वहाँ से ही मेजर डेवलपमेंट्स आजकल हो रहे हैं। तो अगर कोई बंदा है कि जिसको एआई में अच्छा खासा नॉलेज है और उसको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी, तो वहाँ पे उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बैठ के वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। उसको आज नहीं तो कल वो यूएस के अंदर अगर वो मूव होगा, वहाँ पे उसका नेटवर्क ऐसा होगा, तो वहाँ जाके वो जो है वो अपनी लाइफ में उसका जो गोल है, उसकी जो स्किल है, उसको वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएगा। तो वेयर डू यू लिव, ये पहला मेजर डिसीजन है। फिर दूसरा है कि वो डू यू लिव विद, मतलब आप किससे मैरिज करते हो। वो बंदा या बंदी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और फिर तीसरा है कि व्हाट डू यू डू, मतलब आप काम क्या करते हो। ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें हमारा जो डिसीजन है वो अच्छे से लेना है, और इसमें अगर हमें ज़्यादा टाइम भी देना पड़े सोचने में, तब भी हमें देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे हमें नवल रविकांत एक्सप्लेन करते हैं। फिर है कि डोंट लूज ऑल योर कैपिटल इन वन गो। इसका मतलब क्या है कि जब हम लेट्स से स्टॉक मार्केट में, या तो फॉर एग्जांपल वो जो थे नवल रविकांत, तो वो डायरेक्टली वीसी टाइप इन्वेस्टर थे कि जहाँ पे वो अर्ली स्टेज में, बहुत ही अर्ली स्टेज में वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि डोंट लूज ऑल योर कैपिटल इन वन गो, मतलब कि अगर लेट्स से अगर आपके पास कुछ कैपिटल है तो उसको एक या दो कंपनी के अंदर सारा का सारा आपकी जितनी भी वेल्थ है वो सारी की सारी वहाँ पे डाल दी। किसी ने बोल दिया था कि ये तो मल्टी बगर होने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और मेक रेशनल बेट्स कि जहाँ पे हमें हमारी जो अपसाइड है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो विथ मिनिमल डाउन साइड रिस्क। फिर एक चीज़ उन्होंने बहुत बहुत ब्लंटली यहाँ पे उन्होंने बोल दी है कि 99% ऑफ एफर्ट्स विल बी वेस्टेड। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल जो हमने हमारा स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए कि जहाँ पे हमने बहुत मेहनत करी और उसके ऊपर बहुत कुछ व्यूज़ भी नहीं आए हैं। तो जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई करते हो और फिर भी जब व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हमें लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जब लाइन मैंने पढ़ी ना तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात भी सही है कि 99% एफर्ट्स विल बी वेस्टेड, बट जो 1% है ना वही ऑल द डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए जब भी हम कुछ काम करते हैं, लेट्स से कोई बिजनेस के बारे में या तो किसी हमारी जॉब के बारे में, तो वहाँ पे हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं भले ही वो वेस्ट हो रहे हैं, बट फिर भी अगर हमें लगता है कि ये चीज़ जो है वो वर्थ ऑफ डूइंग है तो वो हमें करना चाहिए। और 99% एफर्ट वेस्ट होंगे ही, ऐसे एक माइंड सेट के साथ ही हमें यहाँ पे चलते रहना है। फिर उन्होंने बोला है कि डायरेक्शन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब लेट्स से अगर हमारा स्पीड लेट्स से अगर कम या तो ज़्यादा है, दैट इज़ फाइन, बट अगर हम एक राइट डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और फाइनली वेल्थ सेगमेंट के अंदर ये जो एक लाइन है उसमें हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको ऐसा काम करना है कि ना कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि वो एक प्ले है, मतलब एक गेम जैसा ही है, मतलब इतना लाइटली इतना रिलैक्स होके हम वो काम को कर सके। क्यों? क्योंकि जब लेट्स से अगर मुझे पर्सनली अगर कोई बोले कि आपको क्या काम करना है, तो मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और ये बुक्स के वीडियोस भी मैं बना देता हूँ और इसमें मुझे कोई भी इतना दिक्कत नहीं आता है। बट अगर लेट्स से कोई और बंदा है कि जो बुक्स इतना नहीं पढ़ता है बट उसको वीडियो के फॉर्म में अगर लेट्स से अगर उसको कंज्यूम करना है देन इट इज़ फाइन, इट इज़ हिज और हर चॉइस। बट यहाँ पे अगर वो चाहे कि मैं पूरा बुक पढूँ, फिर उसका मैं वीडियो बनाऊँ, फिर उसका एडिटिंग करूँ, उसको अपलोड करूँ, ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम जाता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा वर्क जो है, बल्कि मेरे लिए वो इतना कुछ खास यहाँ पे वर्क मेरा जो है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल चीज़ यहाँ पे बोली है कि गेट ऑफ द हेडोनिक ट्रेडमिल। अब ये जो हेडोनिक है ना उसका मतलब क्या होता है कि लेट से एक एग्जांपल दे के मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि लेट से आपको अभी तक लेट से अभी तक आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे थे, अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है और अब आपको लगता है कि आप एक अच्छा फ़ोन जो है वो खरीद सकते हो। तो लेट्स से अभी आपको लगेगा कि मैं ये फ़ोन जो है वो मँगा देता हूँ, तो आपने ऑनलाइन वो ऑर्डर कर दिया। पहले जो 1 महीना 2 महीना जो है ना वहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है कि आपने नया फ़ोन लिया है, इसको यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें पहले होती है। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम होता है ना तो पुराने लगने लगती है और हमें ये भी लगता है कि हाँ ठीक है। फिर हमें कुछ और चाहिए, लेट्स से अगर आपने कोई और चीज़ भी खरीद ली तो वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं बहुत ही अच्छा है, मुझे खुशी मिल रही है, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको यही लगने लगे यार ठीक है ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो इसी को ही बोलते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल कि जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली या तो अपनी लाइफस्टाइल है उसको आप अपग्रेड कर रहे हो या तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको कंटिन्यूअसली नई नई चीज़ें आपको चाहिए, ऐसा आपका माइंडसेट है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि गेट ऑफ दी हेडोनिक ट्रेडमिल, मतलब यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली नई 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 चीज़ें, एक्सटर्नल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मेक अस हैप्पी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने बोला है कि रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट का हर बंदे का रिटायरमेंट का एक गोल जो होता है वो अलग होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो भी अलग होती है। तो यहाँ पे नवल रविकांत ने अपनी डेफिनेशन क्या दी है रिटायरमेंट के बारे में, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब मैं अपने आज को कल के इमेजिनरी को सेक्रीफाइस करना बंद कर दूंगा तब हम मैं बोलूँगा कि मैं जो है वो रिटायरमेंट के लिए रेडी हूँ। तो हमारा भी रिटायरमेंट का एक प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए कि हमें किस एज में कितने कैपिटल के साथ आपको रिटायरमेंट होना है कि जब आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है उसको भी आप मेंटेन कर सको। फिर उन्होंने बोला है कि रेपुटेशन, रेपुटेशन जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है कि जहाँ पे अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपको डील्स मिलेंगी, मतलब बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप में आ जाओ। क्यों?
अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो, अगर लेट्स से अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो कोई बंदा नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे। और सेम अप्लाई होता है लेट्स से अगर आप जॉब मार्केट में हो तो, अगर आप अभी के जो आपके कलीग्स है उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो, उनको पता है कि ये बंदा जो है वो इंटीग्रिटी वाला है, हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, तो अगर लेट्स से अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो वहाँ पे आपको पहला चांस दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि अपनी रेपुटेशन जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है। फिर उन्होंने बोला है कि गिव हैज़ टू बी ग्रेटर देन टेक, मतलब यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि ऑलवेज पेड फॉरवर्ड, मतलब लेट्स से अगर हम कहीं पे जाते हैं हमारे फ्रेंड के साथ या तो हम किसी और के साथ अगर हम कहीं पे बाहर गए हैं, तो वहाँ पे लेट्स से हम कुछ भी लाया, आपने कुछ डिनर वगैरह किया तो वहाँ पे कुछ भी लाया और आप दोनों ने हाफ हाफ करना है, बट वहाँ पे लेट्स से कुछ और प्रॉब्लम आया तो उसके पास लेट्स से वो पैसा उस टाइम पे नहीं था, ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ, तो वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि आपको अपना जो शेयर है उससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना पड़े तो उसमें कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। और ये मैंने बहुत ही छोटे स्केल पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सेम चीज़ अगर हम बड़ी डील में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें जनरली हमारे पास अगर कोई भी पैसा अगर हमें कहीं पे देना है तो हमेशा ही ऑलवेज पे इट फॉरवर्ड, मतलब अगर लेट्स से अगर हमें 100 रुपीज़ हमारे शेयर में आता है तो 110, 105, 115, 20 आपको जितना हो सके उतना हमें देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और फाइनली उन्होंने बोला है कि हमें किसी भी सिचुएशन में किसी भी बंदे के लिए हमें प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखने हैं, मतलब ये काइंड ऑफ है ना फिल्टर हमारे दिमाग में रहते हैं। और इसकी वजह से प्री कंसीव्ड नोशन की वजह से हम कभी कभार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं किसी के बारे में कि जो हमें नहीं लेने चाहिए, जो अल्टीमेटली गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि प्री कंसीव्ड नोशन को हमें नहीं रखना है, उसको हटा के ही हमें बात करना है। तो ये था उनका पूरा जितना भी उन्होंने बात किया था वेल्थ के ऊपर। और उसमें भी 2 कोट्स और है जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जैसे इफ़ दे कैन ट्रेन यू टू डू इट, दे इवेंचुअली दे विल ट्रेन अ कंप्यूटर टू डू इट। जैसे मैंने स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बात किया था ना, उसी के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात किया है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला अ काम माइंड, अ फिट बॉडी एंड लव। तो ये 3 चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 2 हैप्पीनेस के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बोला है वेल्थ हेल्थ हैप्पीनेस इज द ऑर्डर राइट, मतलब हम जनरली वेल्थ को पहले फोकस देते हैं, हेल्थ को बाद में और हैप्पीनेस को एकदम आखिरी में फोकस करते हैं। बट जहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है ना वो एकदम उल्टा है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ के ऊपर भी सेकंड फोकस हमारा होना चाहिए, और वेल्थ के ऊपर हमारा फोकस जो है या तो इम्पोर्टेंस जो हमारा है ना वो आखिरी में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वो बताते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि व्हाट इफ दिस लाइफ इज द पैराडाइज वी वर प्रॉमिस्ड एंड वी आर जस्ट स्क्वांडरिंग इट। आराम से पढ़ना। फिर अगर हम इसके की पॉइंट्स के बारे में जाएं तो हैप्पीनेस, ये जो सेगमेंट यहाँ पे बुक के अंदर डिस्कस किया उसके जो की पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले तो उन्होंने बोला है हैप्पीनेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, मतलब आज मेरे लिए कोई एक चीज़ या तो कोई एक सा मेंटल स्टेट हो सकता है कि जो हैप्पीनेस है, किसी और बंदे के लिए कोई कार भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस हो सकता है। तो इसे जैसे हम बोल सकते हैं ना कि हैप्पीनेस डिफरेंट है हर बंदे के लिए। फिर हमें अगर एक्चुअल में अगर मुझे हैप्पी होना है तो मुझे क्या करना होगा उसके बारे में ही अभी ये पूरा डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि डिज़ायर्स से हमें ब्रेक फ्री, मतलब डिज़ायर से हमें कंप्लीटली फ्री हो जाना है। मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली हम डिज़ायर करते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हम हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जैसे यहाँ पे एक बुद्धिज़्म के अंदर भी ये सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हैप्पीनेस है क्या, कि वो है कि एब्सेंस ऑफ डिज़ायर, मतलब डिज़ायर है ही नहीं, जो भी है वो काफ़ी है, जो भी सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं दी एब्सेंस ऑफ डिज़ायर्स। और ऐसे टाइम पे ही आप जो है वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हो। फिर उन्होंने क्या बोला है कि एक्सपेक्टेशंस, लाइफ में हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है बहुत सारे लोगों से, सिचुएशन से, तो वो क्या बोलते हैं ना कि हमें ये जो एक्सपेक्टेशन है ना और लाइफ कैसी होनी चाहिए उसकी भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमें कंप्लीटली ड्रॉप कर देना चाहिए अगर हमें हैप्पी होना है तो। फिर डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब एक बुक थी आई थिंक मैंने पढ़ी थी मेडिटेशंस करके बाय मार्कस ऑरेलियस, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही एक आइडिया जो है ना वो वहाँ पे दिया हुआ है कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आज शाम को बारिश आएगी या नहीं आएगी, मुझे बाहर जाना है,
तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि बारिश आएगी या तो नहीं आएगी। आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर हो सकते हो कि अगर लेट्स से अगर बारिश आती है तो मुझे जहाँ पे भी पहुँचना है उसके लिए मैं क्या अरेंजमेंट एडवांस में कर सकता हूँ। तो आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है कि जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक कोट जो बुक के अंदर है वो मुझे अच्छा लगा था, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंपेयरिंग थिंग्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। मतलब पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई थी लेट्स से या बुरी भी चीज़ हुई होगी तो उसको हम कंपेयर करते हैं आज में। तो यही वो बोलते हैं कि अगर हमें हैप्पी होना है तो ये सारी चीज़ें, ये कंपैरिजन पास्ट का प्रेजेंट के साथ हमें नहीं करना है। और ये बहुत ही ब्लंट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आर नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी। मतलब बाहर की अगर कोई चीज़ है तो अगर चाहे वो नई चीज़ आ जाए या तो कोई अच्छी कोई सिचुएशन में हम आ जाए तो ये आपको टेम्पररीली हैप्पी बना सकती है। बट अगर हमें हैप्पीनेस एक अच्छे स्टेज पे चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है थ्रू एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। फिर एक यहाँ पे उन्होंने अच्छी चीज़ बताई है कि जहाँ पे लेट्स अगर आप यंग हो, मिडिल एज स्टेज में हो, ओल्ड हो, तो उसका वेल्थ के साथ कैसा कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यंग है, ऐसे टाइम पे क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम कमाना है पैसा, पैसा बनाना है। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हम उसमें ही पड़े रहते हैं। फिर हमारे पास वेल्थ नहीं है और तीसरा हमारे पास हेल्थ के ऊपर फोकस करने का भी टाइम नहीं है। दूसरा है कि मिडल एज, जब आप एकदम मिडल एज स्टेज पे पहुंच गए हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारे पास पैसा थोड़ा बहुत होता है बट हमारे पास हेल्थ का ऑप्शन अभी भी नहीं है। और तीसरा जो है वो ओल्ड, कि जहाँ पे हमारे पास टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है, बट हमारे पास हेल्थ नहीं होती क्योंकि हमने पहले कभी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो इसीलिए ये तीन जो स्टेज है ना, उसको हमें एक बैलेंस्ड लेवल पे हमें चलना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास वेल्थ भी हो, हेल्थ भी हो और हमारे पास टाइम भी हो। और ये कैसे पॉसिबल है, जैसे हमने आगे की स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था, आपको लेवरेज यूज़ करना है, आपका स्पेसिफिक नॉलेज आपको यूज़ करना है और ऐसे आपको जो आपका जो इनपुट है ना वो उसको आउटपुट से डीलिंग कर दो। मतलब आपका इनपुट भले ही बहुत ही कम है, आपका जजमेंट है कहीं पे, और उसके बेस पे आपको पैसा बनाना है। मतलब आपने 5 मिनट का लेट से कहीं पे गए, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज लेट से अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे आपने 5 मिनट 10 मिनट आपने उसको स्टडी किया और आपने उसका जजमेंट दिया और उस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर जजमेंट आपको कुछ पेमेंट मिला। तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ऐसे अगर आप काम करोगे तो आपका यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर जगह पे आपका हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस का एक बैलेंस जो है ना वो चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है हेडोनिक अडेप्टेशन, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है एनवी का, कि हमें जेलसी फील नहीं करना है दूसरों को या तो दूसरों की चीज़ों को देखते हुए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे सोचना है और ये चीज़ हमने आई थिंक चार्ली मंगर की जो बुक थी वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एनवी जो है ना वो ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो कंट्रोल में नहीं रहा तो। फिर तीसरा है कि कैन यू डू होलसेल। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं ना किसी बंदे को कि यार ये बंदा कैसा अच्छा है, इसके पास सब कुछ है, उसने ये सारी चीज़ें भी की हुई है, तो आपको ऐसा सोचना है कि आपको सिर्फ उस बंदे का जो सक्सेस है वो आपको दिखाई दे रहा है। क्या उस बंदे ने जितना भी हार्ड वर्क किया है या तो वो कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरा है कि जो आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते हो। तो आपको ऐसे सोचना है कि क्या ये अगर मुझे उस बंदे की अगर मुझे जगह लेनी है तो उसको आपको ये भी समझना है कि उसने जितने भी सिचुएशन से वो गुजरा है, क्या वो सारी सिचुएशन से आप भी पास हो पाओगे? उसकी जितने भी प्री कंसीव नोशन थे, जितनी भी उसकी चिंताएँ थी, ये सारी चीज़ें, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? तब जाके आपको सोचना चाहिए कि नहीं, हाँ, चलो मुझे लगता है कि वो जो बंदे के पास आज है, वो है या नहीं सही, ये हमें ऐसे ही देखना है कि अगर मुझे किसी बंदे से अगर एनवी हो रहा है तो अगर मैं चाहूँ, क्या मैं उस बंदे का प्लेस ले लूँगा? मतलब उसकी जितने भी टेंशन्स है, डेट है, उसकी भी और कोई लेट्स से कोई फैमिली प्रॉब्लम है, क्या ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कर पाऊँगा? तभी जाके आपको वो सोचना चाहिए। फिर क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स। मतलब अगर आपको हैप्पीनेस जो है ना वो हम हैबिट से भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए हर दिन 1 घंटे का, यहाँ पे वो हमें सजेशन देते हैं। बट हम डायरेक्टली लेट्स से अगर हम डेली 1 आवर नहीं कर सकते
तो हमें स्टार्ट धीरे धीरे करना है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ऐसे ऐसे हमें मेडिटेशन जो है वो हर रोज़ हमें करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि सनलाइट का एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए फॉर एवरी डे, मतलब जितना भी पॉसिबल हो बेसिक सनलाइट का एक्सपोजर आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पूरे दिन आप घर में ही बैठ के काम कर रहे हो, आप बाहर जा ही नहीं रहे हो। फिर तीसरा उन्होंने बोला है कि जो कैफ़ीन है, उन्होंने जब से उसको ड्रॉप किया है तब से उनकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि जितने ज़्यादा सीक्रेट्स होंगे ना लाइफ में, उतने ही अनहैप्पी या तो हैप्पीनेस जो है वो कम होगी। दूसरा है कि एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। वो उन्होंने ऐसा बोला है कि वो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं करते। मतलब आज इतने हाई लेवल पे पहुँचने के बाद कि जहाँ पे उनके पास उनकी जो टाइम है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनका पहला फोकस जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो पहला फोकस उनका है वर्कआउट। दूसरा या तो तीसरा जिसको हम बोल सकते हैं वो है कि एक्सेप्टेंस, मतलब जिस चीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे उनका यही बोलना है कि जहाँ पे हमें कंट्रोल नहीं है हमारा, वहाँ पे एक्सेप्टेंस इज़ दी बेटर वे। फिर देयर इज़ नो लेगेसी, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरी लेगेसी है, इसको मुझे यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के जाना है, मेरे फैमिली का नाम है, ये सारी चीज़ें जनरली लोगों के माइंड में रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लंटली बोला है कि कोई लेगेसी नहीं है। आज से 100, 200, 500, 1000 सालों में आप कौन थे, चाहे कितने भी अमीर, चाहे भी कितने भी आपने कुछ भी किया हो, फिर भी वो आगे की जो जनरेशन है वो उसको कंप्लीटली भूल जाएगी। आज थोड़े मतलब आज से लेट्स से अगर हम बोले कि लाखों करोड़ों सालों के बाद शायद ये जो पृथ्वी जिसको हम अर्थ बोलते हैं वो शायद ना भी हो, कोई नया प्लेनेट भी हो सकता है कि जहाँ पे ह्यूमन काइंड जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है ना कि अगर हम बिगर टाइम स्केल के ऊपर अगर हम सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। फिर अपनी हेल्थ के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सेव योर सेल्फ, मतलब आपकी हेल्थ जो है ना वो आपके हाथ में है, वो आपके डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आपका एजुकेशन आपके हाथ में है, आपके टीचर्स है तो आपको गुरुज के हाथ में नहीं है। अगर आपको सीखना है, पढ़ना है, समझना है, जानना है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। बुक्स आपको खुद को जाके वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपकी हेल्थ, आपका न्यूट्रिशन का ख्याल भी आपको खुद को ही रखना है, कोई और यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सेव योर सेल्फ। और यहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में ऑर्डर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोला है कि उनकी हेल्थ सबसे पहले आती है, दूसरी आती है उनकी मेंटल हेल्थ, तीसरी आती है उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, और आखिरी में आता है उनकी फैमिली हेल्थ। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो ये एक क्लियर कट यहाँ पे डिमार्केशन उन्होंने दे दिया है कि कैसे वो हेल्थ वाला सेगमेंट, चाहे वो अपनी हो या फैमिली की, तो वो कैसे मैनेज करते हैं उसका हमें यहाँ पे एक थोड़ा-सा हमें हिंट यहाँ पे उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने बोला है कि डाइट के ऊपर भी हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमें शुगर नहीं खाना है। वैसे डाइट ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, भले ही मैं इतना पढ़ता हूँ डाइटिंग के बारे में, बट फिर भी यहाँ पे मैं डाइट के बारे में अभी तक ऐसा मतलब ऑथॉरिटी एक मेरा पोजीशन नहीं है कि जो मैं अभी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उनका यही कहना है कि डाइट मतलब हमें अच्छा खाना खाना है, प्रोसेस फूड को जितना हो सके उतना कम खाना है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने बोला है कोल्ड शावर्स को भी हमें यहाँ पे लेने चाहिए। और डिबगिंग मोड, मतलब हम लेट से कोई चीज़ को अगर हम सोचते हैं, तो अगर हम लेट से बैठे हैं कहीं पे और मैं सोच रहा हूँ उस वीडियो के बारे में कि मैं इस वीडियो में ये बोलूँगा, ये बात बताऊँगा, बट जब एक्चुअल में जब वीडियो में शॉर्ट करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास ना ही कोई स्क्रिप्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये की पॉइंट्स रहता है। तो उस टाइम पे मेरे पास जो भी मेरे दिमाग में आता है वही मैं वहाँ पे बोलता हूँ। तो अल्टीमेटली जब मैं वहाँ पे बैठा था किसी के साथ या किसी और फंक्शन के अंदर, तो मेरा प्रेजेंस जो है वो 100% वहाँ पे ही होना चाहिए। तो जब भी आप कभी भी ऐसा फैंटेसी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो तुरंत ही आपके माइंड में आपको बोलना है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, मतलब अभी नहीं करनी है। तो वो चीज़ जब मैं करने बैठूंगा तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो इस तरह से आप हमेशा ही अपने आप को प्रेजेंट में रख पाओगे। और फाइनल एक लाइन जो से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम, मतलब उन्होंने बोला है कि फ्रीडम फ्रॉम हमें एक्सपेक्टेशन से, एंगर से, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से हमें फ्रीडम हो जाए। मतलब हमारी जो फ्रीडम है ना वो इन सारी चीज़ों से होनी चाहिए, मतलब हमें इससे दूर ही रहना है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और जैसे यहाँ पे कोर वैल्यूज़ के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि ऑनेस्टी इज़ द नंबर वन, मतलब नंबर वन पे उन्होंने बोला है कि ऑनेस्टी वहाँ पे होनी चाहिए।
दूसरा उन्होंने बोला है कि वो पीयर रिलेशनशिप्स में मानते हैं। इसका मतलब है कि वो हायरार्किकल जो रिलेशनशिप्स रहती हैं कि जहाँ पे लेट्स से अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर उनके बॉस है, उनके ऊपर और बॉस है। तो ऐसे वो हायरार्किकल रिलेशनशिप में वो नहीं मानते। उनका मानना ये है कि पीयर रिलेशनशिप मतलब अगर लेट्स से अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो वो और आप एक सेम ही लेवल पे हैं, ऐसी ही वो दूसरे लोगों के साथ वो काम करते हैं। और तीसरा जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट मतलब ऑलवेज बी प्रेजेंट, मतलब आप जहाँ पे भी हो, लेट्स से अगर आप किसी के साथ बात करो तो आप 100% वहाँ पे रहो। मतलब आप जब किसी के साथ बात करो तो ऐसा नहीं कि आप कोई और ही चीज़ें सोच रहे हो और वहाँ पे सिर्फ आप खड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। तो ये था हैप्पीनेस के ऊपर जो उनके जो की आइडियाज़ थे वो। और लेट्स अगर हम एक दो कोट्स अगर और भी अगर हम यहाँ पे देख पाएँ तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यू कैन गेट ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट आउट ऑफ लाइफ एज लॉन्ग एज इट्स दी वन थिंग एंड यू वांट इट फार मोर देन एनीथिंग एल्स। और दूसरा उन्होंने बोला है कि जब हम रात को सो रहे होते तो आप मेडिटेट करने का ट्राई करो, या तो आप डीप मेडिटेशन में चले जाओगे या तो आप सो जाओगे, विक्ट्री इधर वे। और फाइनली उन्होंने एक जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया था बुक के अंदर, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, यू आर जस्ट अ मंकी विथ अ प्लान। सो दैट वॉज ऑल इन दिस बुक। जो मुझे लगा है कि जो की आइडिया से जो आपको जानने चाहिए वो हमने यहाँ पे कंपाइल की है। तो आई होप कि ये वीडियो जो हमने बहुत टाइम के बाद शॉर्ट किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई बुक का सजेशन है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का। थैंक्स।